हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि जब दोनों लीडर्स एक ही जगह एक ही टाइम पर मौजूद है तो क्या पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है? क्या दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है? अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैकडोर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी? और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोदी साहब आमने सामने होते हैं तो क्या कोई इंटरेक्शन हो पाएगा? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दूसरी जाने में अगर आप बात करें, जिस तरह मोदी साहब का स्वागत वेलकम यूएस के अंदर किया जा रहा है, वो अपने आप ही अंदर जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप सुधर पाएंगे? क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। ऑब्वियसली इसमें एक ब्रेक थ्रू तो होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया जो है वो 5th जनरेशन वार और मीडिया के सोशल मीडिया में एंटर हो चुका है। ठीक है। तो इस टाइम वो जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी उसको चेंज होना चाहिए। ये दोनों कंट्रीज़ के मफाद में है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता और इसके बिहाइंड भी पॉलिटिक्स है। अगर आप पॉलिटिक्स को देखें तो दोनों कंट्रीज़ के जो रहनुमा हैं वो पॉलिटिक्स ही खेलते हैं। इसमें ब्रेक थ्रू ना होने की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, शहबाज शरीफ अगर इस टाइम मतलब मोदी के करीब जाते हैं तो वो स्लोगन जो है, जो मोदी का यार वो पाकिस्तान का गद्दार, वो स्लोगन हो सकता है। तो इससे बचना नहीं है। ये जो मैसेज हैं उसको रोंद के रख देंगे। तो पॉलिटिक्स की वजह से तो मेरा नहीं मोदी साहब भी तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको घुस के मारेंगे और हमने इनके ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, फिर वो कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। तो जितनी स्टेटमेंट मीडिया में आ चुकी है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आमना सामना तो ऑफिशियली नहीं हो सकता। ये होता है, मीडिया पोजीशनिंग और होती है और जो बैकडोर इनकी स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अभी भी जब ये जो अभी गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ के अंडर, जो अभी जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ उसकी जो टाइज हैं वो थोड़ी सी टाइट होंगी और ये थोड़ा सा इंडिया के करीब होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं होती। IR में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किस में कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता। ये गिव एंड टेक होता है, मुझे क्या दोगे आप क्या लोगे, ये चीज़ें होती हैं बेसिकली IR में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई? सीधी सी बात है। हाँ, मतलब इंडिया को ही पता है कि करीब आएगा तो लेने आएगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया हमारे बगैर रह भी नहीं सकता। जैसे कि कब से तो इग्नोर कर दिया, रह तो रहा है 10 सालों से अपनी फॉरेन पॉलिसी में से इंडिया को, पाकिस्तान को इंडिया ने माइनस किया। हमारी एक स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है, वी आर द बैटल ग्राउंड। अच्छा, ठीक है। राइट नाउ। अच्छा। बट जब हम इस बैटल ग्राउंड में, इस बैटल से निकल जाते हैं, तो हम इस रीजन में मेन प्लेयर हैं। ठीक है। थ्रू CPEC हम कनेक्ट करते हैं चाइना को, हम कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशियंस को, थ्रू अफगानिस्तान हम कनेक्ट करते हैं टर्की को, हम कनेक्ट करते हैं ईरान को। लेकिन CPEC को भी खत्म करने के लिए इंडिया ने अपना भी तो एक कॉरिडोर लॉन्च कर लिया है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि CPEC तो उसके आगे जो है ना जीरा बराबर है। आप जरा देखिएगा, बिल्कुल आपकी मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन एक काम देखिएगा, अगर चाइना यही, क्योंकि उसकी चाइना के साथ टाइज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रेड देखें $125 बिलियन की, और इंडिया जितने भी हथियार बनाता है कह रहा है कि तो मैं चाइना के लिए बना रहा हूँ, लेकिन जंग भी नहीं हो रही। आई वुडंट सेकंड यू, मेरी बात सुनिएगा। चाइना ने, ये एक चांस था, चाइना की टाइज पाकिस्तान के साथ बनना पाकिस्तान के हक में है। ठीक है। और चाइना के ताल्लुकात चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जबकि अमेरिका यूटिलाइज करता है इंडिया को अगेंस्ट चाइना। चाइना के ऊपर आंख रखने के लिए वो यूटिलाइज करता है, ऑब्वियसली करता है। और हम किसके अगेंस्ट हैं? हम इंडिया के अगेंस्ट हैं। और हम किसके क्लोज हैं? चाइना के क्लोज हैं। तो यहाँ पे कभी भी अमेरिकन का भी इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, इस वजह से भी हम करीब कभी नहीं होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाकात हो सकेगी।
जो आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है वो तो ऑलरेडी चल रही है मिलिट्री चैनल के थ्रू, और वो चलती रहती है। उसमें हर किस्म के टॉपिक्स भी डिस्कस हो जाते ठीक हैं। है। लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग है इसके अंदर ये मसला आएगा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का इशू डिस्कस किए बगैर कोई नहीं भी सकता, मीटिंग हाँ। में रह नहीं सकता। हाँ, ठीक और है। इंडिया इस चीज़ को एजेंडे में डाल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हाँ, है। सही तो है। ये कन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जिस पे दोनों कभी भी ऑफिशियली मिलने पर राजी नहीं होंगे। बैकडोर मीटिंग्स होती रहती हैं इनकी। जैसे आपने कहा कश्मीर का एजेंडा, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 10-15 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी से क्या कर दिया, निकाल दिया, तभी वो ग्रो कर पाए। क्योंकि जब तक उनकी पॉलिसीज़ के अंदर पाकिस्तान था तो सबको पता था कि जो भी कोई फॉरेन ट्रिप आता था उनको था कि सबसे पहला एजेंडा जो भारत में डिस्कस करना है पाकिस्तान और इंडिया ही करना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस मिलती थी। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। जो कि नहीं चाहती कि कश्मीर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक कश्मीर का इशू ज़िंदा है तब तक पाकिस्तान एज अ सिक्योरिटी स्टेट काम करती रहेगी। तो पाकिस्तान जब तक एज अ सिक्योरिटी स्टेट काम करेगी तो कुछ कुव्वतें हैं उनको इसमें से बहुत फ़ायदा होगा और वही पाकिस्तान चलाएगा। अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो लगता है ना मीटिंग ऑफिशियली जो है वो तो शायद मुमकिन ना हो सके। ठीक है, लेकिन बैकडोर चैनल पे जो है ना वो शायद कोई बातें चल रही हों। हाँ। जैसा कि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जयशंकर ने भी एक बयान दिया था कि जो अभी ना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो दोबारा हम रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। कभी भी नहीं कहा। ये पिछले हफ्ते स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान से बात करने का ज़माना ख़त्म हो गया। बात करने का ज़माना उन्होंने इस सेंस में कहा था कि वो जो कश्मीर का कॉज लेके आते थे ना, उस सेंस में उन्होंने बात की थी कि ये नहीं कहा था कि टोटली हम बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में थी। अच्छा। अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं, अभी आपने क्वाड की बात की है, क्वाड ये 2007 में उन्होंने शुरू किया हुआ था, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद USA है और इंडिया है। अब ये क्वाड का मकसद क्या था? एक तो कोऑपरेशन बढ़ाना, बायलैटरल रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, फ्री ट्रेड और स्पेसिफिकली इन इंडो पैसिफिक रीजन के में। ऊपर बात करना। ठीक है, अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना वो बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है, जिसमें अपनी वो पॉलिसीज़ बढ़ा रहे हैं, कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे एक और रीज़न है, वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अब ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान अब शामिल ही नहीं हो। ये इंडिया कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि अच्छा। उनकी फॉरेन पॉलिसी में अगर पाकिस्तान शामिल रहेगा तो उनके इकोनॉमी के लिए, खुद के लिए ये डेंजरस चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ है। तो शहबाज शरीफ तो वहाँ मौजूद है, उनकी आपस में कहती है दोनों फैमिलीज़ की जो है, बड़े भाई और छोटे भाई की इंडिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर ज़ाहिर आपकी बात ठीक है कि बायलैटरल रिलेशनशिप तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई खुफिया मीटिंग हो जाए, कोई खुफिया डिनर हो जाए तो इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली अगर हम बात करें तो क्या बातचीत हो सकती है? ऑफिशियली अगर बातचीत करें तो पाकिस्तान के हक में तो कोई भी अच्छी बात नहीं हो सकेगी। हाँ। क्योंकि हमारी ऑलरेडी ट्रेड इनके साथ बंद है। हाँ। अगर हमने कोई चीज़ें मंगवानी है तो हम किधर से मंगवाते हैं? दुबई से आती हैं। हाँ। वाघा बॉर्डर से हमने वो बंद की हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कोई बात करेंगे। हाँ, शहबाज शरीफ और जो बाकी नवाज शरीफ फैमिली है उनके अपने कोई बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन पे बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। ठीक है, कितना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया को बात करनी चाहिए? देखें, अभी जो दुनिया है ना वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रही है। अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी नेशन स्टेट्स हैं वो सिर्फ उसी के साथ ज़्यादा अपना रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छी है। मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। हायला क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बस अभी तो मुलाकात यानी कर लेंगे मोदी साहब हाँ। यानी शहबाज शरीफ से, लेकिन बाद में ना इनका जैसे मुल्क है, इनका मीडिया एम ही चढ़ा देगा बात कि जी ये इनका मीडिया, इंडियन मीडिया अच्छा इंडिया मीडिया बात चढ़ा छोड़ देगा। देगा जी पाकिस्तान के जो PM है शहबाज शरीफ, ये जी मिन्नतें करने पे आ गए हैं, ये करने पे आ गए हैं। तो अब हाँ। जब इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुशत नहीं संभल रही, तो अब हमारे तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये बात है, मतलब इंडिया के न्यूज़ चैनल की जो हेडलाइंस है वो आप बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए? मुझे तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। नहीं, मुझे भी यही लग रहा है। वो हमारी हर बात का वो तमाशा ही बनाते हैं। हाँ। अगर इधर बेफा कुछ भी इंडिया में कुछ भी हो जाए ना, या वो पाकिस्तान के ISI को लेते हैं,
और इसके लोग ब्लेम तो पाकिस्तान के ऊपर ही आता है। अगर अभी शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तो बात फिर वही आ गया कि जी मिन्नतें कर रहे हैं तो मुझसे। मोदी साहब तो बहुत बड़े लीडर बन गया ना, ग्लोबल लीडर बन गया, रशिया यूक्रेन की जंगें खत्म कराते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीस प्रमोट करेगा इंडिया जो है। अगर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाती है तो कहीं ना कहीं गुडविल हमारी भी अच्छी हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, जो दुश्मन होता है ना वो दुश्मन होता है। बात ये है। आप मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी, कहाँ की दुश्मनी? वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम अब तक IMF के प्रोग्राम में, दुश्मनी भी तो बराबर पे ही नहीं, अच्छी देखें, लगती है ना। बात ये है कि मुईशत कैसे दुश्मन? अगर हम भी 5th पे होते हैं वो भी तो फिर बात ये है, मुईशत के लिहाज से ठीक है, हम कम हैं उससे। हाँ, ठीक है। ये पाकिस्तानी जानते हैं। इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स और लेकिन इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं नाज़रीन को बताऊं, चाइना भी फायदे में है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इंडिया और अमेरिका के बकाया के बायलैटरल रिलेशनशिप बड़ी तेज़ी से जो है ग्रो कर रहे हैं, वो भी आपस में जो है ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है, क्योंकि ना हम चाइना से कर्ज तो लेते हैं, आज तक चाइना से कोई टेक्नोलॉजी नहीं। Yes. अमेरिका से डॉलर्स तो लेते हैं, लेकिन अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। इंडिया से दुश्मनी तो करते हैं, लेकिन ट्रेड हमने क्या किया? बंद की हुई है। तो जहाँ पे हर एक अपने फायदे के लिए तो चल रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बेसिकली हमारा अमेरिकन ब्लॉक में होना हाँ, सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा है। यस। चाइनीज एंड रशियंस वो चाहते हैं कि यू शुड बी कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक्स। हाँ। अमेरिकन चाहते हैं आप कैपिटलिस्टिक्स हूँ। हाँ, ठीक है। हम कैपिटलिस्टिक हैं, लेकिन ताल्लुकात हमारे कहाँ हैं? सोशलिस्टिक्स के साथ, या हम कम्युनिज्म तो गए नहीं है ना, अभी हमारे उसके साथ कोई इतनी टाइज बिल्ड हुई है, लेकिन हमारे ताल्लुकात उनके ज़्यादा करीब हैं। ना वो हमें ट्रस्ट करते हैं, ना ये हमें फुली ट्रस्ट करते हैं। बस दोनों हम मफाद पे देखते हैं। जब हम पावर में आए, हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज, और इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। और सबसे बड़ा मसला प्रॉब्लम हमारे यहाँ का क्या है? मोदी साहब है या इससे पहले मनमोहन सिंह आए। मनमोहन सिंह मतलब एक लंबा टेन्योर गुजार के गए हैं यहाँ पे। उन्होंने अपनी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, उस फॉरेन पॉलिसी को अगर आप उठा के देखें, उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से। हमारी कंसेक्टिवली पिछली 3 गवर्नमेंट्स, सॉरी टू से मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पिछली कंसेक्टिवली 3 जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं और इनकी जो गवर्नमेंट्स आई हैं, इन्होंने सीधा पॉलिटिकल बेस्ड अपनी सारी फॉरेन पॉलिसीज बनाई। और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे अब हमें कोई बिलीव ही नहीं करता, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। सर, अब हम प्रोटोकॉल की बात करें, मोदी साहब को जिस तरह वर्ल्ड के अंदर प्रोटोकॉल मिलता है, अमेरिका में आप देखें 2 दिन से छाया हुआ, हर अखबार में उनका प्रोटोकॉल है। जो बाइडन आते हैं, हक करते हैं, ख़ुद रिसीव करते हैं। तो सर, इंडिया की इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा फेम, इतना उनको जो है हर कंट्री हाथों हाथ ले रही है। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं करता हूँ। आपकी जेब में इस टाइम 10 लाख हो, और मुझे उम्मीद भी हो कि आपसे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और सामने खड़े हुए सारी पब्लिक से मुझे कुछ ना मिल रहा हो, मैं किसकी तरफ जाऊंगा? आप जाहिर है कि 10 लाख वाला बेहतर ऑप्शन है। ऑफ कोर्स वो अमेरिकन में इस टाइम अमेरिका में मौजूद है, और अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट मौजूद है इंडिया के थ्रू स्ट्रेटेजिक, थ्रू उसका चाइना रिलेशन की वजह से। फिर अमेरिकन की जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अदर मतलब वेपन यहाँ पे वो सेल आउट करता है। उसकी वेपन इंडस्ट्री की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। हम रशियन से या इधर से लेते हैं, वो अमेरिकन से लेते हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे मौजूद है उसकी। उसके अलावा पाकिस्तान को टाइट करने में कभी आपने सोचा है? हमारा एजुकेशनल बजट कभी नहीं बढ़ा, हालांकि आर्मी का बढ़ता है। वजह क्या है? वजह ये है कि जिस दिन हमने अपना एजुकेशनल बजट बढ़ाया, तो हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। कोई ना कोई अवाम को पढ़ने ही नहीं देना। जी, अवाम को आप मतलब अवाम को आगे नहीं बढ़ने क्वालिटी देना। वाली एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं आने देना। अभी तो हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोल दिया था कि मोदी साहब की एजुकेशन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान अपनाए अगर ग्रो करना चाहता है। UAE ने, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने भी कहा था पाकिस्तान को कि अगर इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके ये पास। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मुशर्रफ साहब ने ना एजुकेशनल बजट बढ़ाया था, अगले दिन बॉर्डर के ऊपर जो है उनकी आर्मीज लग गई थी। फिर वही एजुकेशनल बजट जो है वो कट डाउन करके, कट इनटू साइज करके, जो डिफेंस बजट है उसको इनक्रीज करना। रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें जो इंडिया है वो 4th नंबर पे जो है ना बिगेस्ट इकोनॉमी जो है इमर्ज होके आई है। तो दुनिया की जितनी भी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इंडिया में, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी मार्केट दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी मार्केट है। जब
जहाँ इतनी बड़ी मार्केट होगी वहाँ रिलेशंस उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उन कंट्रीज़ के जिनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे से बिल्डअप हो रहे होंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हवाले से ये मुझे रिसेंट जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है वो इतनी अच्छी खास नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान आइसोलेटेड होता नज़र आ रहा है। अगर पाकिस्तान ने भी ग्रो करना है तो वो CPEC के ज़रिए हम बड़ा कह रहे हैं कि CPEC आएगा, वो गेम चेंजर है ये वो, लेकिन उसमें भी हर्डल्स आ रही हैं। इसके कंट्रास्ट में उन्होंने अपना IMEC जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है। बिल्कुल, और वो लगता है वो बन भी जाएगा। CPEC हमारे मसले, कश्मीर का मसला, बलोचिस्तान का मसला, गवादर का मसला, टेररिज्म और ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि CPEC तो शायद कभी हमारे दौर में मुकम्मल हो भी जाएगा, लेकिन वो इस तरह ऑपरेशनल नहीं रह सकेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने मतलब वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, BLA हैं या जितने दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अनस्टेबल किया हुआ है उस रीजन को, तो वो एक सिक्योरिटी का इशू रहेगा। जब सिक्योरिटी का इशू रहेगा तो वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं रहेगी। इसके कॉन्ट्रेरी क्या है कि वो IMEC जो है ना वो अपना प्लान लेके आ चुके हुए हैं, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स है उसमें USA भी है और G7 कंट्रीज़ की जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसी में शामिल हो गए हैं। क्यों? उसके पीछे वजह ये है कि उन्होंने अपना BRA को काउंटर करने के लिए B3W दिया था, बिल्ड बैक वर्ल्ड बेटर, तो वो एक ख्वाब ही रह गया, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो IMEC है इसमें भी वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करेगा, 2 का स्पेशली करेंगे। मतलब कि पूरा का पूरा ट्रेड का नक्शा ही बदलने वाला है अगर जो है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। देख रहे हैं फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या हमारे भी कोई बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज़ होगा, या वो जो दुश्मनी सो कॉल्ड है जिसकी अब कोई वैल्यू ही नहीं इंडिया ने छोड़ी? देखिए, नियर फ्यूचर में तो कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। नहीं, आने वाले को 10 सालों में तो कोई ब्रेक थ्रू होता नजर नहीं आता। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है, दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और कोई वो ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाती है जिसको अवाम भी एक्सेप्ट करे, जिसको इदारे भी एक्सेप्ट करें और जो सबके लिए बेहतर हो, और मेरे ख्याल में अहल लोग आते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन आपने दहशतगर्दी की बात की, इंडिया ने बड़े ओपनली ये बात बोली है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का ये कहना है कि हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें। ये कैसी ऑपरेशन है कि आज तक दहशतगर्दी बढ़ी है, ख़त्म नहीं हुई? देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी को प्रमोट किया जा रहा है, पहली बात तो ये वो जो ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कुलभूषण यादव कौन है? कुलभूषण यादव किसने भेजा है? अच्छा, वो किस मिशन पे था यहाँ, किस मिशन को वो प्रमोट कर रहा था, किसको लीड कर रहा था? यही तो बात होगी ना। पाकिस्तानी कहते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर जो है रॉ एक्टिव है और इंडिया कहता है कि कश्मीर के अंदर जहादी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो सोल्यूशन तो दोनों तरफ कोई भी नहीं आ रहा ना। ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो हर मुल्क के होते हैं, कोई भी कंट्री विदाउट नॉन स्टेट एक्टर्स काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के भी हैं, सबके हैं, लेकिन सबूत पाकिस्तान का सबूत दिखा, वी हैव, हमारे पास है कुलभूषण। तो वो भी तो वो कहते हैं ना, हाफिज सईद हो गया, उसामा बिन लादेन हो गया, फिर दाऊद इब्राहिम हो गया, बड़ी चीज़ें। और फिर ये जो 22 टारगेट किलिंग जो पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, जिसका मुद्दा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में उठाया था कि इंडिया की जानिब से 22 से 23 लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया जो इंडिया की नज़र में टेररिस्ट थे। तो ये भी तो एक वाजिया सबूत ही है ना, इंडिया दे रहा है। इंडिया किस चीज़ का सबूत दे रहा है? इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है। वो कहता है हाफिज सईद, मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कभी भी स्टेट ने इनको ऑन नहीं किया। हाफिज सईद को स्टेट जेल में हो, कभी कभी तो वो बाहर मीडिया जेल में भी हो, लेकिन कभी भी स्टेट ने इसको ऑन नहीं किया कि ये स्टेट का भेजा हुआ। तो फिर अच्छा ठीक है। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स किस कंट्री के नहीं है? हर कंट्री नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब हर कंट्री अपनी अपनी जासूसी अपने तौर पे करता है। इंडिया के भी ऐसे होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे, ईरान के भी। पाकिस्तान को वो ब्लेम करता है, तो ईरान ने कहाँ नहीं रखे हुए? ईरान ने शाम में नहीं रखे हुए, ईरान ने कहाँ नहीं रखे हुए? हर कंट्री अपने तौर पे कर रही है। चलिए फेम की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हैं USA में, कहीं मीडिया पे नजर आ रहे हैं? उनको मीडिया कवरेज ही नहीं देता, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में सबको पता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसी तरह सारी दुनिया को भी पता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और इनकी कोई मॉरल लेजिटिमेसी नहीं है। इनसे जो कोई मिलेगा
तो वो इसीलिए मिलेगा कि चलें मुंह रखने के लिए या फिर कोई बड़ी काम करवाने के लिए, लिहाज रखने के लिए, और इनसे मिलने की कोई वजह नहीं है। हाँ, तो दूसरी तरफ मोदी साहब का ट्रिप देखे यूएस से, ना पाकिस्तान का मीडिया देखे, इंटरनेशनल मीडिया देखे, आज का अखबार पाकिस्तान का डाउन उठा के देख लें, दुनिया के अखबार देख रहे, हर तरफ मोदी साहब की तस्वीरें छप रही हैं। मोदी एक इमर्जिंग इकोनॉमी का वज़ीर आज़म है और हर कोई चाहता है कि इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हर कोई, और इसीलिए उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मोदी इज़ द चैनल थ्रू विच इन्वेस्टमेंट कैन बी प्रमोटेड। ज़बरदस्त। अगर वेलकम की बात करें तो उनका बड़ा शानदार यूएस में जो है इस्तकबाल हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? और हमारे वाला लगता है खुद ही चले गए होटल तक। वो इस तरह वो चले, इसमें शहबाज शरीफ का तो नहीं कसूर, इसमें एक बहुत पुरानी जो हिस्ट्री चली आ रही है उसमें आ जाता है, क्योंकि ये मेनली जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है और इंडियन डायस्पोरा है उसका फ़र्क है। इंडियन डायस्पोरा बहुत एक्टिव है, कमर्शियली बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उस वजह से मोदी को अच्छी रिसेप्शन मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिस वजह से शहबाज शरीफ जो है वो वेलकमिंग नहीं ले पाए। वेलकमिंग नहीं रहे। क्या समझते हैं, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से मोदी साहब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के लीडर इंडिया में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पहले रौनकें हमने नहीं देखी, तो यूएन के अंदर इंडिया की बड़ी कोशिश है कि हमें परमानेंट सीट मिले, और इस वजह से मोदी साहब बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रिप करते हुए भी नज़र आते हैं। ऐसी ऐसी कंट्रीज़ भी जा रहे हैं जहाँ पर 40-50 साल से इंडियन वज़ीर आज़म कभी कोई गया ही नहीं है। तो क्या लगता है कि इंडिया ये यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट को अचीव कर लेगा, क्योंकि उनकी जो ग्लोबली जो लीडरशिप के साथ फ्रेंडशिप है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है? कोशिश तो है इंडिया की, G4 के अंदर है मेरे ख्याल से, G4 ग्रुप है, उसके अंदर ये लॉबिंग करते हैं ताकि परमानेंट सीट हासिल कर सकें, लेकिन इतना आसान भी नहीं। G77 इसके मुकाबले में एक ग्रुप है जो इनको नहीं कभी भी ये चीज़ हासिल करने देगा, लेकिन बहरहाल उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। वो जो पैसिफिक स्टेट्स हैं, मोदी उधर भी जा रहा है वोट हासिल करने के लिए सिर्फ, तो कोशिश मेहनत तो कर रहे हैं ना, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत। वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो कह रही है अब हमारा राइट है, रशिया यूक्रेन के मुद्दे में अगर अमेरिका उनको इन्वॉल्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब वीटो तो उनके पास होना चाहिए ना। वो ये ज़रूर ये इसके लिए क्लेम तो करते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक लंबा सफ़र है, लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि वो इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं और इस पर बात हो रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ना इसे क्लेम कर रहे हैं ना इस पर बात हो रही है। हम तो उनसे कहाँ वीटो के लिए आए, इंशाल्लाह एक ऐसा भी वक्त आएगा हम भी कर लेंगे। लेकिन उनका आप इंडियन मीडिया सुन लें या किसी को भी उनका कोई सेक्रेटरी दिफा है, कोई भी है, उनकी बात आप सुन लें, वो ये समझते हैं सबसे ज़्यादा डर उनको पाकिस्तान से है, जो मर्जी हो जाए। वो तो कहते हैं हम अब कंसिगे हमारे लेवल का ही नहीं है, नहीं वो लेवल का इस तरह समझते हैं कि मेन हमारी इकॉनमी सही नहीं है, ये इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के बंद कर दिया, पाकिस्तान से मुलाकातें बंद कर दिया, ना उधर से कोई इधर आता है ना इधर से कोई उधर जाता है। डर किस चीज़ का? हम तो नहीं जाते ना, अगर वो नहीं आते हम भी नहीं जाते। हाँ, तो रिलेशनशिप तो खत्म हो गए ना, डर किस बात का? हाँ। नहीं, रिलेशनशिप खत्म हो गया। वो आप क्या चाहते हैं कि बेहतरी हो या दुश्मनी चलती रही? मैं तो कहता हूँ कि देखें, बेहतरी की बात यह है कि अगर ये बेहतरी करना चाहते थे ना तो वो पहले हो जाती है। अब ये खाली मुलाकात होगी, बात यह है कि वो बस उनका मीडिया में चीखता रहेगा, मुझे ये इस बात पे आती है। कह रहे हैं कि मीटिंग हो जाएगी तो उनका मीडिया ये इल्जाम लगाएगा नहीं, क्या चेंज हो जाएगा, मुझे ये नहीं समझ आती क्या चेंज। अगर बात हो भी जाए इन दोनों की, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ। कोई चेंजिंग नजर आएगी? कुछ भी नहीं हो। कितनी मुलाकातें हो चुकी है, क्या हो चुकी है। इमरान खान साहब के दौर में मीन मिले थे या नहीं मिले थे, कोई भी बात हो, उन्होंने मीन और आर्टिकल लगा के कश्मीर के ऊपर और मैंने बर्बरियत बढ़ा दी। और आर्टिकल तो हटा दिया, उन्होंने कहा सुकून हो गया, अब आर्टिकल हट गया, अब हिस्ट्री खत्म। और पाकिस्तान के चाहने ना चाहने से आर्टिकल थोड़ी ना लग जाए, अगर आर्टिकल उधर लग भी जाता है तो फिर वो तो उनकी जमहूरी हक है ना, हमारा थोड़ी। नहीं, जमहूरी हक है, वो देखें ना, वो अगर कुछ भी करें वो उनकी मर्जी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन है वो भी कुछ नहीं कर रही। बस मैं कहता हूँ 70 साल गुजर गए हैं, 80 साल गुजर गए हैं, जो कुछ मर्जी हो गया, यूनाइटेड नेशन बस नाम की बनी हुई है। जो भी है, अब देखें फ़लस्तीन में जो इशू हुआ है, मोदी जो है वो तो उन्हीं के साथ है ना, इसराइल के साथ है, इसके अलावा अमेरिका भी उसी के साथ है। तो मैंने फ़लस्तीन के साथ जैसे भी हैं पाकिस्तानी है ना, अभी फिलहाल बैक साइड पे तो हम तो है ना, यानी सपोर्ट है लेकिन सामने नहीं आना, नजर लग जाएगी। चलो ठीक है, ओके दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।